नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इतिथयुग में। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक बेहद आसान, मजेदार और गहराई भरी तरीके से फिर इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा और समाज सुधार वाले हिस्से पर नजर डालते हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी समाज को बदलने का सबसे पहला हथियार शिक्षा ही होता है। बिल्कुल, बिना शिक्षा के तो हाँ, तो हमारी स्रोत सामग्री में जो पहला सवाल है वो इसी नींव से जुड़ा है। मैं पढ़ती हूँ। जी। प्रश्न 1, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मकाले, सी विलियम बेंटिंग या डी डलहौजी। इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर है बी लॉर्ड मेकाले। जब भी भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की बात आती है तो मेकाले का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन यहाँ रुककर हमें इसके पीछे की बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। मेकाले का इरादा शायद ब्रिटिश प्रशासन के लिए सिर्फ क्लर्क तैयार करना था, जो रंग रूप में भारतीय हों लेकिन सोच में अंग्रेज हों। हाँ, वो मशहूर लाइन भी है ना उनकी। बिल्कुल, लेकिन अनजाने में ही सही, इस आधुनिक शिक्षा ने भारतीय समाज में सोचने के एक बिल्कुल नए तरीके को जन्म दे दिया। इसने भारतीयों को अंग्रेजी के रूप में संपर्क की एक नई भाषा दे दी। ये सच में बहुत बड़ी बात है। मतलब एक ऐसी भाषा थोपी गई जिसका मकसद ब्रिटिश राज को मजबूत करना था, लेकिन उसी शिक्षा से दुनिया भर में चल रहे समानता और लोकतंत्र के विचार यहाँ पहुँच गए। एकदम सही। और इसी नई सोच ने समाज की पुरानी क्रूर प्रथाओं पर सवाल उठाना शुरू किया। और इसका सीधा असर हमें अगले सवाल में दिखता है। प्रश्न 2, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? ऑप्शंस है ए डलहौजी, बी बेंटिंग, सी कर्जन या डी हेस्टिंग्स। तो स्रोत के अनुसार इसका सही उत्तर है बी बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ने समाज सुधारकों के साथ मिलकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया था। वो भी उस दौर में। हाँ, ये कोई साधारण फैसला नहीं था, क्योंकि उस समय रूढ़िवादी लोग भारी विरोध कर रहे थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय समाज सुधारकों का भरपूर साथ मिला। जब प्रशासन और जागरूक नागरिक एक साथ आ जाएं, तो बड़ी से बड़ी कुरीति खत्म हो सकती है। बिल्कुल। और जागरूक नागरिकों की बात करें तो सती प्रथा का विरोध करने में जिस भारतीय समाज सुधारक की सबसे बड़ी भूमिका थी, उसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 3, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राममोहन राय, सी दयानंद सरस्वती या डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बिना किसी शंका के इसका उत्तर है बी राजा राममोहन राय। भारतीय समाज सुधार के इतिहास में राजा राममोहन रॉय का योगदान सच में अद्वितीय है। उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। एकदम सही कहा। उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के जरिए उन्होंने लोगों के बीच ये संदेश दिया कि धर्म के नाम पर चल रही अंधविश्वास की प्रथाओं को बंद होना चाहिए। ये वही दौर था जब शिक्षा के कारण समाज में तार्किकता बढ़ रही थी। लोग सवाल पूछ रहे थे। हाँ, और जवाब ढूंढ रहे थे। और जब तार्किकता बढ़ती है तो समाज खुद को फिर से पहचानने की कोशिश करता है। सिर्फ पश्चिमी विचार ही नहीं, लोग अपने वेदों की तरफ भी लौट रहे थे। इसी से जुड़ा है प्रश्न 4, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हमारे पास है ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राममोहन रॉय या डी तिलक। इस सवाल का सही उत्तर है बी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहानी बहुत साफ हो जाती है। कैसे? एक तरफ ब्रह्म समाज पश्चिमी तार्किकता का इस्तेमाल कर रहा था और दूसरी तरफ दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के जरिए लोगों को उनके ही प्राचीन वेदों की तरफ लौटने का नारा दिया। रास्ते अलग थे, लेकिन अंतिम उद्देश्य एक ही था, समाज को सुधारना। एक मजबूत बौद्धिक आधार तैयार हो रहा था। बिल्कुल। और यही वो आधार था जिस पर आगे की क्रांतिकारी इमारत खड़ी होने वाली थी। जब लोग जागरूक होते हैं तो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। अब हम अपनी चर्चा के दूसरे भाग में आते हैं, जो 1857 के विद्रोह के बारे में है। जी। प्रश्न 5, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर या डी लखनऊ। इतिहास के पन्नों में इसका सही उत्तर दर्ज है बी मेरठ।
1857 की क्रांति वो पन्ना है जिसने अंग्रेजी शासन की पूरी नींव को हिलाकर रख दिया था। सच में। मेरठ की छावनी से शुरू हुई ये क्रांति इस बात का प्रतीक थी कि अब अन्याय के खिलाफ फौजी और आम नागरिक एकजुट हो रहे हैं। ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था, ये आम जनता का दबा हुआ गुस्सा था। और इसी गुस्से और साहस की कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है। हमारा अगला सवाल ऐसी ही एक महान नायिका के बारे में है। प्रश्न 6, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थीं? ऑप्शंस हैं ए अहिल्याबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी दुर्गावती या डी ताराबाई। स्रोत के हिसाब से और हम सभी की ऐतिहासिक जानकारी के हिसाब से भी सही उत्तर है बी, लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने जिस अदम्य साहस के साथ हिस्सा लिया वो बहुत ही गौरवशाली तथ्य है। बिल्कुल। उनका यह संघर्ष सिर्फ एक राजघराने के अधिकारों को बचाने तक सीमित नहीं था। जब उन्होंने रणभूमि में कदम रखा तो वह उस विशाल राजनीतिक चेतना का अहम हिस्सा बन गई जो पूरे भारतवर्ष में फैल रही थी। उनकी वीरता आज भी प्रेरित करती है। लेकिन 1857 के बाद एक दिलचस्प बदलाव आया। जब यह हथियारबंद क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हो पाई तो विचारकों को लगा कि सिर्फ तलवारें काफी नहीं है। हाँ, एक संगठित मंच चाहिए था। वही, इसी संस्थागत बदलाव को हम प्रश्न 7 के जरिए समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं ए 1885, बी 1905, सी 1875 या डी 1890। इस महत्वपूर्ण सवाल का सही उत्तर है ए 1885। इतिहास में 1885 का ये साल सच में बहुत अहम है क्योंकि यहीं से हमारी राजनीतिक चेतना ने बाकायदा एक संस्था का रूप ले लिया। 1857 की क्रांति के लगभग 30 साल बाद अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ आकर ये महसूस कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार के सामने मजबूती से बात रखने के लिए एक राष्ट्रीय मंच होना ही चाहिए। ये तो एक तरह से पूरे देश को एक राजनीतिक धागे में पिरोने जैसी बात हो गई। मतलब अब हम सिर्फ अलग अलग रियासत नहीं, एक संयुक्त राष्ट्र की तरह सोच रहे थे। बिल्कुल। और जब इतना बड़ा मंच तैयार होता है तो मजबूत नेतृत्व भी चाहिए। इसी से जुड़ा है प्रश्न 8, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस है ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी WC बनर्जी या डी गोखले। इस राष्ट्रीय मंच के पहले अध्यक्ष होने का ऐतिहासिक गौरव मिला था ऑप्शन सी को, यानी WC बनर्जी को। व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जब बंबई में कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन हुआ तो वो एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। ये संकेत था कि अब पूरे भारत से पढ़े लिखे लोग एक साथ आकर राष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। और जैसे जैसे ये पहचान मजबूत हुई, ब्रिटिश हुकूमत की चिंताएं बढ़ने लगी। उन्हें भारत की एकता रास नहीं आ रही थी, तो उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की। फूट डालो और राज करो। बिल्कुल। और इसी के साथ हम तीसरे और बहुत अहम भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां घटनाएं तेजी से बदलती हैं, बंगाल विभाजन से लेकर असहयोग आंदोलन तक। प्रश्न 9, बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शंस हैं ए 1905, बी 1911, सी 1899 या डी 1901। इसका सही उत्तर है ए 1905। 1905 की इस अकेली घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाया, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। बिल्कुल। असल में वे हिंदू और मुसलमानों को बांटकर उस राष्ट्रीय एकता को तोड़ना चाहते थे जिसका केंद्र बंगाल था। इस कदम ने लोगों के अंदर गुस्से की एक नई लहर दौड़ा दी। और जब सरकार जनता को बांटने की कोशिश करती है तो जनता चुप नहीं बैठती। इसी का परिणाम हमें अगले सवाल में दिखता है। प्रश्न 10, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? ऑप्शंस है ए रॉलेट एक्ट, बी बंगाल विभाजन, सी जलियांवाला बाग या डी साइमन कमीशन। तो यहां अगर हम पिछली घटना से कड़ी जोड़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। सही उत्तर है बी, बंगाल विभाजन। 1905 के बंगाल विभाजन ने ही सीधे तौर पर स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। मतलब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। एकदम। यह विरोध सिर्फ भाषण देने तक सीमित नहीं था, एक बड़ा आर्थिक विरोध शुरू हो चुका था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, बहिष्कार किया गया। ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। भारत के लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब विरोध उग्र होने लगा और प्रथम विश्व युद्ध का समय आ गया तो हुकूमत ने दमन का एक नया रास्ता खोजा। बहुत ही क्रूर रास्ता। हाँ, आइए उस काले कानून को समझते हैं प्रश्न 11 के साथ।
रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शंस है ए 1917, बी 1918, सी 1919 या डी 1920। इसका सही उत्तर है सी 1919। साल 1919 को लाया गया यह कानून बहुत ही भयानक था। इसे इतिहास में बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। मतलब कोई सुनवाई नहीं? बिल्कुल नहीं। इस एक कानून ने ब्रिटिश सरकार को यह ताकत दे दी कि वे किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते थे। ये तो बुनियादी मानवाधिकारों का सीधा हनन था। लोग प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ अधिकारों की उम्मीद कर रहे थे और मिला क्या? काला कानून। सही कहा। इसी असंतोष का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए और तभी एक ऐसी त्रासदी हुई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। प्रश्न 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शंस है ए 1918, बी 1919, सी 1920 या डी 1921। इसका भी सही उत्तर है बी 1919। जैसा कि हमने अभी बात की, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दोनों ही 1919 के साल की अहम और दर्दनाक घटनाएं हैं। एक कभी ना भरने वाला घाव। बिल्कुल। बैसाखी के दिन निहत्थे लोगों पर जिस तरह गोलियां चलाई गईं, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। उस मंजर को बयां करना भी मुश्किल है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न 13, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई? ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी अमृतसर, सी लाहौर या डी कानपुर। इसका सही उत्तर है बी अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में ये क्रूर घटना घटी। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक असर को समझें, भ्रम टूट गया था लोगों का। इस एक घटना ने भारतीयों के मन से ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का बचा खुचा भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। जो हुकूमत निहत्थे बच्चों और महिलाओं पर गोलियां चला सकती है, उससे न्याय की उम्मीद करना बेमानी था। इस त्रासदी ने देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ अन्याय से लड़ने का संकल्प भी दिया। एकदम सही बात है। और इसी संकल्प का नतीजा था कि भारत ने एक ऐसा आंदोलन देखा जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पहिए जाम कर दिए। चलिए 14, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शंस है ए 1919, बी 1920, सी 1922 या डी 1925। इसका सही उत्तर है बी 1920। अगर हम पिछली सभी घटनाओं को एक कतार में रखकर देखें तो यह एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। रोलेट एक्ट के अन्याय और जलियांवाला बाग के भीषण दर्द के ठीक बाद 1920 में इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। स्पष्ट संदेश कि अब कोई सहयोग नहीं होगा। बिल्कुल। ये सच में एक अद्भुत सफर था। वो ये है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया, और इसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं वे हैं तिलक, गांधी जी, नेहरू और एनी बेसेंट। और सही उत्तर के रूप में एनी बेसेंट को चिन्हित किया गया है। हाँ, एनी बेसेंट, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही खास नोट भी जुड़ा है जिसमें लिखा है कि तिलक ने भी समर्थन किया था। ये नोट बहुत कुछ कहता है। अगर आप विकल्पों को देखें तो गांधी जी और नेहरू का नाम होना हमारी आज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। मतलब हम हमेशा बड़े चेहरों के बारे में ही सोचते हैं। बिल्कुल। स्वतंत्रता संग्राम का नाम आते ही हमें लगता है कि हर बड़े जन आंदोलन की शुरुआत इन्हीं में से किसी ने की होगी। लेकिन एनी बेसेंट का नाम सही उत्तर होना यह स्पष्ट करता है कि 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में आंदोलन की कमान पूरी तरह से अलग हाथों में थी। और स्रोत में जो वो छोटा सा नोट दिया गया है ना कि तिलक का समर्थन प्राप्त था, वो अपने आप में पूरी एक राजनीतिक गतिशीलता को समेटे हुए हैं। एनी बेसेंट ने एक वैचारिक ढांचा खड़ा किया होगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे जन नेता का साथ मिलना उसे जमीनी स्तर पर ताकत देता है। सही कहा। ये तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन एक सामूहिक प्रयास होता है। हाँ, अब इसी वैचारिक विविधता की बात करें तो स्रोत का दूसरा प्रश्न हमें सड़कों पर होने वाले आंदोलनों से निकालकर एक संस्थागत ढांचे के भीतर ले जाता है। प्रश्न है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई? और इसके विकल्प बहुत ही रणनीतिक जोड़ियों के रूप में हैं। बिल्कुल। विकल्प है गांधी नेहरू, पटेल राजाजी, बोस आजाद। लेकिन सही जवाब है मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। ये जोड़ियां महज यादृच्छिक रूप से नहीं चुनी गई हैं। हर जोड़ी कांग्रेस के भीतर एक विशिष्ट विचारधारा को दर्शाती है, जैसे पटेल और राजाजी अक्सर रूढ़िवादी धड़े को दर्शाते हैं। और बोस और आजाद वाम समर्थित युवा ऊर्जा का प्रतीक है। बिल्कुल।
तो जब स्रोत मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के जोड़ी पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़े वैचारिक विभाजन को रेखांकित कर रहा है। विभाजन मतलब वो जो परिषदों में प्रवेश करने वाली बात थी? हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने पूरी तरह से व्यवस्था के बाहर रहकर विरोध करने के बजाय चुनाव लड़कर विधान परिषदों के भीतर प्रवेश करने का रास्ता चुना था, ताकि वे अंदर से ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकें। और गलत विकल्पों में गांधी जी का नाम होना ये याद दिलाता है कि गांधी जी इस नीति के सख्त खिलाफ थे। उनका जोर रचनात्मक कार्यों पर था। तो इस तरह से स्वराज पार्टी का बनना ये साबित करता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बीच अंतिम लक्ष्यों को लेकर तो पूरी सहमति थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीकों को लेकर गहरी बहसें होती थीं। ये किसी भी परिपक्व राजनीतिक आंदोलन की निशानी है। सही कहा। अब स्रोत के अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो कुछ अहम समझौतों पर केंद्रित है। यहाँ हमारा सामना सीधे तौर पर तारीखों से होता है। तीसरा प्रश्न है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? और विकल्प हैं 1915, 1917 और 1918। हाँ, लेकिन सही उत्तर 1916 बताया गया है। इन विकल्पों की निकटता देखिए, ये सभी वर्ष प्रथम विश्व युद्ध के साय में आते हैं। 1916 वह समय था जब भारतीय नेतृत्व को यह एहसास हो रहा था कि ब्रिटिश सत्ता पर दबाव बनाने के लिए अपनी आंतरिक खाइयों को पाटना होगा। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा प्रश्न। स्रोत यह सवाल उठाता है कि यह ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट किन के बीच हुआ था? इसके विकल्प भी काफी लुभावने हैं। हाँ, विकल्प हैं कांग्रेस अंग्रेज, लीग क्रांतिकारी या किसान सरकार। लेकिन सही उत्तर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यह शायद इस सूची का सबसे अधिक वैचारिक भार रखने वाला हिस्सा है। कांग्रेस और अंग्रेज एक बहुत ही लुभावना गलत विकल्प है, क्योंकि इतिहास में कई समझौते सत्ता के साथ हुए हैं, जैसे गांधी-इरविन पैक्ट। एक मंच पर आना यह दर्शाता है कि वो समझ चुके थे कि उनका साझा प्रतिद्वंदी एक ही है। ये एकजुटता अद्वितीय थी। खैर, अब स्रोत की संरचना यहाँ एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारा पांचवां प्रश्न विशुद्ध राजनीति से हटकर शिक्षा पर है। प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना किसने बनाई? और इसके विकल्प हैं नेहरू, टैगोर और पटेल। हाँ, लेकिन सही उत्तर है गांधी जी। मैं सोच रही थी कि यहाँ टैगोर का विकल्प बहुत ही बुद्धिमानी से रखा गया है, क्योंकि शिक्षा और रविंद्रनाथ टैगोर का जुड़ाव पूरी दुनिया में विख्यात है। शांति निकेतन की वजह से कोई भी अनुमान लगा सकता है कि ये शैक्षिक पहल उन्हीं की होगी। और आधुनिक भारत के निर्माण के कारण नेहरू का नाम भी तार्किक लग सकता है, लेकिन ये योजना गांधी जी से जुड़ी थी। टैगोर और नेहरू जैसे मजबूत विकल्पों के बीच गांधी जी का सही उत्तर होना उनके विजन के उस पहलू को उजागर करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांधी जी स्वतंत्र भारत की एक आत्मनिर्भर नींव रखना चाहते थे, जिसे नई तालीम या बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है, मतलब शिक्षा को हस्तकला और बुनियादी जीवन कौशल से जोड़ना। बिल्कुल। यह बताता है कि हमारे नेता केवल तात्कालीन राजनीति नहीं कर रहे थे, बल्कि आने वाले कल के समाज का खाका भी तैयार कर रहे थे। बहुत ही गहरी बात है ये। अब हम स्रोत के अंतिम हिस्से की ओर आते हैं, जो आज़ादी के करीब के वर्षों यानी 1940 के दशक की बात करता है। छठा प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? और विकल्प दिए गए हैं 1940, 1941 या 1943। हाँ, लेकिन सही उत्तर है 1942। 1942 का भारतीय इतिहास में बहुत भारी वजन है। 1942 वो समय था जब ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के भारी दबाव में थी और उन्हें भारतीयों के पूर्ण सहयोग की सख्त जरूरत थी। क्रिप्स मिशन उसी सहयोग को हासिल करने का एक राजनीतिक प्रयास था, और उसका पूरी तरह विफल होना इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। बिल्कुल। 1942 तक आते आते भारतीय राजनीतिक नेतृत्व का धैर्य जवाब दे चुका था। क्रिप्स मिशन की विफलता ने ही भारत छोड़ो आंदोलन जैसी प्रचंड लहर को खड़ा किया। करो या मरो का नारा। और इसी आक्रामकता और गंभीरता का चरम हमें स्रोत के बिल्कुल अंतिम तथ्य में दिखाई देता है। सातवां और आखिरी प्रश्न है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? ये एक बहुत ही जटिल पन्ना है हमारे इतिहास का। विकल्प है 1945, 1947 या 1948, लेकिन सही उत्तर है 1946। इन विकल्पों में 1947 को एक डिस्ट्रैक्टर के रूप में रखना स्वाभाविक है, क्योंकि 1947 भारत की आज़ादी और विभाजन का वर्ष है, तो लोग मान लेते हैं कि सभी हिंसक घटनाएं उसी वर्ष हुई होंगी।
लेकिन सही उत्तर 1946 होना हमें उस भयानक वास्तविकता की याद दिलाता है जो स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले पनप रही थी। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे सत्ता हस्तांतरण से पहले की बेचैनी और गहरी सांप्रदायिक खाई का हिंसक नतीजा था। अगर इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही बड़ा वैचारिक कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। हमने चर्चा की शुरुआत 1916 के लखनऊ पैक्ट से की थी, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। और ठीक 30 साल बाद 1946 में हम डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर रहे हैं। हाँ, जहां वही पुरानी राजनीतिक दूरियां एक बहुत ही हिंसक रूप में सामने आ चुकी थीं। यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख है। ये प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? विकल्प हैं ए नेहरू, बी गांधी जी, सी पटेल और डी बोस। और जैसा कि हमने बात की, सही उत्तर है बी गांधी जी। सही जवाब। और इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि गांधी जी ने ही इस आंदोलन के जरिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार आम जनता को जोड़ा था और जन आंदोलन की नींव रखी थी। बहुत बढ़िया। अगला है 9वां प्रश्न। साइमन कमीशन भारत कब आया? विकल्प हैं ए 1925, बी 1927, सी 1928 और डी 1930। इसका सही उत्तर है सी 1928। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए 1928 में इसका पूरे देश में भारी विरोध हुआ के खिलाफ एक बहुत ही सीधा और प्रभावशाली प्रतीक बन गया था। क्या बात है। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर। दांडी मार्च कब हुआ? विकल्प हैं ए 1928, बी 1930, सी 1931 और डी 1932। सही उत्तर है बी 1930। हाँ, 1930 में गांधी जी ने पैदल यात्रा करके और नमक बनाकर अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा था। और इसी से जुड़ा है 12वां प्रश्न। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा था? ए असहयोग, बी सविनय अवज्ञा, सी भारत छोड़ो और डी स्वदेशी। सही उत्तर फिर से बी है सविनय अवज्ञा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दांडी मार्च कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन का ही शुरुआती हिस्सा था। ये एकदम स्पष्ट। 13वां प्रश्न है, गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुए? विकल्प हैं ए दिल्ली, बी लंदन, सी पेरिस और डी मुंबई। सही उत्तर है बी लंदन। चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र लंदन था, इसलिए भारतीयों को कूटनीतिक चर्चा और सत्ता की हिस्सेदारी पर बात करने वहीं बुलाया गया था। सही कहा आपने। अब इस भाग का आखिरी सवाल, 14वां प्रश्न। पूना पैक्ट कब हुआ? विकल्प हैं ए 1931, बी 1932, सी 1933 और डी 1934। सही उत्तर है बी 1932। ये पैक्ट समाज के वंचित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किया गया एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था। तो अब हम 1940 के दशक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा भाग है, स्वतंत्रता और शासन की ओर। छठा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? विकल्प हैं ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948। सही उत्तर है बी 1946। ये दिखाता है कि आजादी मिलने से पहले ही 1946 में हमारे नेता ने भविष्य के स्वतंत्र भारत का प्रशासनिक ढांचा तैयार करना शुरू कर दिया था। बी 1946, सी 1947 और डी 1948। सही उत्तर है सी 1947। 1947 की यही वो अंतिम योजना थी जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण को एक औपचारिक रूप दिया। और इसी विभाजन से जुड़े हैं हमारे अगले दो सवाल। तीसरा प्रश्न है, पाकिस्तान कब बना? ए 13 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1947 और डी 16 अगस्त 1947। सही उत्तर है बी 14 अगस्त 1947। और हाँ, और दूसरा प्रश्न भी इसी से एकदम जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? ए 14 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1947 और डी 2 अक्टूबर 1947। सही उत्तर है बी 15 अगस्त 1947। दोनों तारीखें एकदम अगल-बगल हैं। माउंटबैटन योजना के तहत ही एक ही ऐतिहासिक प्रक्रिया में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आजादी मिली। ये बहुत बड़ा बदलाव था।
अब आते हैं चौथे और पांचवें प्रश्न पर, जो अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. लॉर्ड माउंटबेटन, सी. जवाहरलाल नेहरू और डी. सरदार पटेल। सही उत्तर है बी. लॉर्ड माउंटबेटन। और इसका कारण ये है कि आजादी के तुरंत बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए नई सरकार ने माउंटबेटन को ही कुछ समय के लिए इस पद पर बने रहने का अनुरोध किया था। अच्छा, तो फिर पांचवा प्रश्न देखिए, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. नेहरू और डी. पटेल। सही उत्तर है बी. सी. राजगोपालाचारी। यहाँ भारतीय शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। माउंटबेटन के जाने के बाद सी. राजगोपालाचारी इस सर्वोच्च पद को संभालने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। ये ब्रिटिश बनाम भारतीय गवर्नर जनरल का एक बहुत ही बड़ा फर्क है जो हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। एकदम सही। अब हमारी लिस्ट का आखिरी सवाल, सातवां प्रश्न। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? ए. नेहरू, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. पटेल और डी. सुभाष बोस। सही उत्तर है बी. रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर उन्हें ये उपाधि दी थी, जो दिखाता है कि दो महान हस्तियों के बीच कितना गहरा ऐतिहासिक सम्मान था। तो हमने इस बात करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? आपके विकल्प हैं ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. भगत सिंह, सी. गांधी जी, डी. तिलक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भगत सिंह। भगत सिंह ने इस नारे को इतना बुलंद किया कि ये उस समय पूरे देश के युवाओं की रगों में दौड़ने लगा था। और आप देखिए कि कैसे महज 2 शब्दों का ये नारा एक पूरे जनमानस की आवाज बन गया था। बिल्कुल। अक्सर परीक्षाओं में हम जल्दबाजी में ऐसे सवालों को देखकर किसी भी क्रांतिकारी नेता का नाम टिक कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सभी तो आजादी की बात कर रहे थे। सही कहा आपने। नारे असल में किसी भी आंदोलन की धड़कन होते हैं। जब आप इंकलाब जिंदाबाद सुनते हैं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता, इसमें व्यवस्था को बदल देने की एक गहरी तड़प महसूस होती है। हाँ, और यही वैचारिक स्पष्टता हमें धीरे धीरे अलग अलग समुदायों के आंदोलनों में भी दिखने लगी थी। इसी कड़ी में हमारा प्रश्न संख्या 2 आता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, खिलाफत आंदोलन मुख्यतः किससे जुड़ा था? इसके विकल्प हैं ए. किसान आंदोलन, बी. मुस्लिम नेतृत्व, सी. मजदूर आंदोलन, डी. छात्र आंदोलन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, मुस्लिम नेतृत्व। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से मुस्लिम नेतृत्व द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा राजनीतिक अभियान था। छात्रों को अक्सर इस दौर के आंदोलनों में काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उस समय देश के हर कोने में कुछ न कुछ चल रहा था। जी हाँ, कहीं किसान लड़ रहे थे तो कहीं मजदूर। बिल्कुल। ऐसे में खिलाफत आंदोलन की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ये आंदोलन स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रेरित था, लेकिन इसने भारत के भीतर मुस्लिम समुदाय को एक बड़े राजनीतिक मंच पर ला खड़ा किया। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। खिलाफत आंदोलन की अहमियत इस बात में है कि इसने एक पूरे समुदाय को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ मुखर रूप से खड़ा कर दिया, और यहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही रणनीतिक मोड़ आता है। हाँ, और वो रणनीतिक मोड़ ही तो सबसे ज्यादा रोमांचक है, जब देश के सबसे बड़े नेता ने इस आंदोलन की क्षमता को पहचाना। हमारा प्रश्न संख्या 3 इसी बारे में है। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया? आपके विकल्प हैं ए. विरोध किया, बी. समर्थन दिया, सी. अनदेखा किया, डी. बंद कराया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, समर्थन दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया था ताकि हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अंग्रेजों के खिलाफ एक साझा मंच पर लाया जा सके। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उस वक्त की राजनीति के मायने बदल दिए थे। एकदम सही। दोस्तों, जरा उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए। एक तरफ एक समुदाय का अपना एक विशिष्ट आंदोलन चल रहा है, और दूसरी तरफ गांधी जी जैसा दूरदर्शी नेता ये देख रहा है कि अगर हम इस ऊर्जा को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ दें तो ब्रिटिश हुकूमत के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। वाकई ये एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है। उन्होंने खिलाफत के मंच का इस्तेमाल असहयोग आंदोलन की नींव रखने के लिए किया। ये एक ऐसा समय था जब लगा कि अब ब्रिटिश राज के दिन गिने चुने ही बचे हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। जब आंदोलन अपने चरम पर था
तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको सन्न कर दिया। हम पहुंच चुके हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? आपके विकल्प हैं ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1922। साल 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान पर यह बहुत ही ऐतिहासिक और हिंसक घटना घटी थी। हम अक्सर इतिहास की किताबों में तारीखें रटते हैं, लेकिन 1922 कोई साधारण साल नहीं था। चौरी चौरा में जो हुआ वो एक अचानक फूटा हुआ गुस्सा था। बिल्कुल। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे असहयोग आंदोलन के बीच अचानक पुलिस थाने में आग लगा देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। जो भी दोस्त इस सत्र को सुन रहे हैं वो इस साल को एक बड़े ब्रेकिंग पॉइंट की तरह याद रखें। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को झकझोर कर रख दिया। जब भीड़ बेकाबू होती है तो उसके परिणाम हमेशा अप्रत्याशित होते हैं, और इस एक घटना का जो असर हुआ वो हमारे पूरे संघर्ष की दिशा तय करने वाला था। और उस असर को हम अपने अगले सवाल में साफ साफ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? आपके विकल्प हैं ए अंग्रेजों का दबाव, बी बीमारी, सी हिंसा के कारण, डी चुनाव के कारण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हिंसा के कारण। अभी पिछले प्रश्न में हमने जिस चौरी चौरा की हिंसा की बात की उसी से आहत होकर गांधी जी ने अपने इस देशव्यापी असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया था। यह फैसला उस वक्त के कई बड़े नेताओं के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जी। देश भर में आंदोलन अपने उफान पर था और अचानक सिर्फ एक जगह की हिंसा के कारण उसे रोक देना, जी, यह कदम हमें गांधी जी की विचारधारा की कठोरता को समझने पर मजबूर करता है। उनके लिए सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी नहीं था, बल्कि रास्ता भी पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए था। ये इतिहास के सबसे चर्चित फैसलों में से एक है। कई युवा नेता इस फैसले से बहुत निराश हुए थे, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि गांधी जी को ये डर था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो अंग्रेजों को जनता पर भयानक अत्याचार करने का एक जायज बहाना मिल जाएगा। सही बात है, और उसी नई रणनीति और नई ऊर्जा का जन्म हम अपने अगले भाग में देखते हैं। यहां से कांग्रेस की राजनीति एक नया मोड़ लेती है। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? आपके विकल्प हैं ए गांधी जी, बी पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के इस बेहद महत्वपूर्ण अधिवेशन की कमान युवा नेता जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों में थी। परीक्षाओं में अधिवेशन और उनके अध्यक्षों के नाम हमेशा पूछे जाते हैं, लेकिन लाहौर अधिवेशन कुछ खास है। मुझे हमेशा लगता है कि यह अधिवेशन भारतीय राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव का सबसे बड़ा सबूत था। बिल्कुल। पुराने और अनुभवी नेता अब नेहरू जैसे युवा चेहरों को आगे कर रहे थे। ये देश के युवाओं को ये संदेश था कि अब कमान आपके हाथ में है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 20 के दशक के अंत तक आते आते देश का युवा वर्ग बहुत बेचैन हो चुका था। कांग्रेस को भी ये बात समझ आ गई थी कि अगर जनता का नेतृत्व करना है तो उनकी आकांक्षाओं के स्तर तक उठना होगा। और वो आक्रामकता किस रूप में सामने आई, ये हमारा अगला सवाल तय करता है। प्रश्न संख्या 7 है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पास हुआ? आपके विकल्प हैं ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। 1929। साल 1929 में उसी लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का ये ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था। पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी। दोस्तों जरा सोचिए कि इस एक प्रस्ताव ने देश भर के लोगों के सोचने का दायरा कितना बड़ा कर दिया होगा। 1929 के साल ने एक लकीर खींच दी कि अब हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता है। ये प्रस्ताव भारत के भविष्य की नींव था। इसने संघर्ष का दायरा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब कोई बीच का रास्ता नहीं था। ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक खुली चुनौती थी। लेकिन इसी आजादी की लड़ाई के बीच एक लड़ाई हमारे समाज के भीतर भी चल रही थी। समाज के सभी वर्गों को सम्मान दिलाना भी तो असली आजादी थी। इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? आपके विकल्प हैं ए गांधी और नेहरू, बी गांधी और अंबेडकर, सी नेहरू और पटेल, डी बोस और गांधी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी गांधी और अंबेडकर।
ये समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था ताकि दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक सर्वमान्य हल निकाला जा सके। ये एक ऐसा पल है जो हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने के बारे में नहीं है। हमारे समाज में जो गहरे भेदभाव थे उनका समाधान निकालना भी उतना ही जरूरी था। एकदम सही कह रहे हैं आप। जब ये दो बड़े नेता एक मेज पर आकर इस समझौते पर पहुंचे तो वो हमारे सामाजिक इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना बन गया। ये समझौता हमारी आंतरिक एकता के लिए बहुत अहम था। ब्रिटिश हुकूमत हमेशा भारतीयों को बांटने की कोशिश करती थी। ऐसे समय में अपने मतभेदों को सुलझाकर एक साथ आना कोई आसान काम नहीं था। और इन्हीं सामाजिक और राजनीतिक दबावों का ही नतीजा था कि अंग्रेजों को कुछ कानूनी बदलाव करने पड़े। हम पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था? आपके विकल्प हैं ए पूर्ण स्वतंत्रता, बी प्रांतीय स्वायत्तता, सी गणतंत्र, डी संविधान सभा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके उन्हें एक हद तक स्वायत्तता यानी खुद का शासन चलाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि कुछ कागजी अधिकार मिल गए। इसका मतलब था कि अब भारतीय नेता प्रांतों में सरकारें बना सकते थे। दोस्तों, ये एक तरह से आने वाले स्वतंत्र भारत की एक रिहर्सल थी। जी हाँ, ये अधिनियम बहुत जटिल था, लेकिन इसने भारत के संवैधानिक विकास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब भारतीयों ने चुनाव लड़कर प्रांतीय सरकारें बनाईं, तो उन्हें ये विश्वास हो गया कि वे अपना देश खुद चला सकते हैं। बिल्कुल। और जब ये आत्मविश्वास चरम पर पहुंचा तो अंतिम प्रहार का समय भी आ गया। हम अपने तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आपके विकल्प हैं ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1942। ये विशाल जन आंदोलन साल 1942 में अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। 1942 ये वो साल है जिसे हर भारतीय को एक मील के पत्थर की तरह याद रखना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में भी अब सब्र का बांध टूट चुका था। हाँ, और ये आंदोलन पहले के किसी भी आंदोलन जैसा नहीं था। बिल्कुल, इसमें आम जनता खुद सड़कों पर आ गई थी, मानो पूरा देश एक साथ जाग उठा हो। ये सचमुच एक अद्वितीय समय था। ब्रिटिश सरकार ने सारे बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर भी ये आंदोलन नहीं रुका। जनता ने खुद ही नेतृत्व संभाल लिया था। और इस तूफान को जगाने वाले नेता के बारे में हमारा अगला सवाल है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? आपके विकल्प हैं ए नेहरू, बी गांधी जी, सी बोस, डी पटेल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी गांधी जी। भारत छोड़ो का ये स्पष्ट और कड़ा नारा और इस अंतिम बड़े आंदोलन की रूपरेखा स्वयं गांधी जी ने तैयार की थी। यहाँ हमें गांधी जी की विचारधारा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जो गांधी जी 1922 में चौरी चौरा की एक घटना से आंदोलन वापस ले लेते हैं, वही गांधी जी 1942 में कहते हैं करो या मरो। सही कहा। ये करो या मरो का नारा दिखाता है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं बचा था। ये इतिहास की गतिशीलता को समझने का एक शानदार बिंदु है। नीतियां समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। ब्रिटिश सरकार की टालमटोल नीतियों ने गांधी जी को भी एहसास करा दिया था कि अब विनम्रता से काम नहीं चलेगा। और जब देश के भीतर ये शंखनाद हो रहा था, तो देश की सीमाओं के बाहर भी एक बहुत बड़ा तूफान आकार ले रहा था। हमारा प्रश्न संख्या 12 उसी मोर्चे से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 12 है, आजाद हिंद फौज किसने बनाई? आपके विकल्प हैं ए गांधी, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए इस सशस्त्र सेना का नेतृत्व और पुनर्गठन किया था। यह हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक तरफ देश के भीतर बिना हथियारों के एक विशाल जन आंदोलन चल रहा है और उसी वक्त देश के बाहर एक भारतीय नेता बाकायदा एक पूरी की पूरी सेना खड़ी कर रहा है। ये समानांतर संघर्ष ही तो हमारी स्वतंत्रता की कहानी को इतना खास बनाता है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि एक साम्राज्यवादी ताकत को सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं झुकाया जा सकता, उसके लिए सैन्य दबाव भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसी सेना से जुड़ा हमारा अगला सवाल है जो परीक्षाओं में छात्रों को बहुत परेशान करता है। प्रश्न संख्या 13 है, इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम क्या था? आपके विकल्प हैं ए स्वराज सेना,
बी आजाद हिंद फौज, सी स्वतंत्र सेना, डी क्रांतिकारी दल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आजाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज दोनों एक ही महान सैन्य संगठन के नाम है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन नेशनल आर्मी सिर्फ उस अंग्रेजी नाम का हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस्तेमाल होता था, लेकिन जब बात भारत के आम जनमानस की भावनाओं की आती है तो वो आजाद हिंद फौज के रूप में गूंजता है। परीक्षा में अक्सर शब्दों का ये जाल बिछाया जाता है ताकि छात्रों की स्पष्टता जांची जा सके। अगर आपको पता है कि ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा तैयार की गई वही सेना है जिसने लाल किले तक कूच करने का सपना देखा था, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एकदम सही। सुभाष चंद्र बोस की सेना का दबाव, भारत छोड़ो आंदोलन की आंच, इन सब ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को पूरी तरह खोखला कर दिया था। और यही एहसास हमें आज के हमारे आखिरी सवाल तक ले जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? आपके विकल्प है ए 1944, बी 1945, सी 1946, डी 1947। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1946। सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। 1946 यानी आज़ादी मिलने से ठीक 1 साल पहले। दोस्तों, अगर आप इस पूरे सफर को मुड़कर देखें तो हमने पहले सवाल से लेकर 14वें सवाल तक पूरी एक सदी के संघर्ष का निचोड़ देख लिया है। और यही वो बिंदु है जहां मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। आप खुद सोचकर देखिए कि ये पूरी यात्रा एक जंजीर की तरह कैसे आपस में जुड़ी हुई है। शुरुआत में इंकलाब जिंदाबाद के नारे थे, फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन जी। और ठीक उसी समय देश के बाहर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जरिए सशस्त्र हमला किया। ये सभी रास्ते, ये सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न दिखते हों, उन सभी ने मिलकर एक इतना शक्तिशाली दबाव बनाया कि अंततः 1946 के कैबिनेट मिशन को भारत आना ही पड़ा। इन सभी विविध विचारधाराओं और संघर्षों ने मिलकर ही हमारे स्वतंत्र भारत की नींव रखी है। क्या बात है, क्या अद्भुत तरीके से आपने इस पूरी कहानी के तारों को जोड़ा है। इतिहास की यही खूबसूरती है कि ये हमें बताता है कि हम आज जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचने के लिए कितने अलग अलग लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल इतियुग को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें।